कि राजा एक बहुत जिम्मेदारी के साथ बना हुआ पद होता है। वो तब होता है जब जनता चाहती है। और एक वो जब आप आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और उस समय सब अपनी मर्जी में हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सम्मान या डर दोनों में ही खड़े नहीं होना है। तो अब वो अंग्रेजी तहजीब अगर आप मान लेते हो तो देसी तहजीब में क्या फ़र्क है? बात जुड़ाव की आती है तो खबरों में आपका अपने ही परिवार के साथ जुड़ाव सुर्खियों में आता है। आप जब इस रीत को पूरा करते हुए सिटी पैलेस में एंट्री करते हैं, नेशनल मीडिया इस बात को कवर करने आता है कि आप अपने कजिन के साथ ही रिफ्ट में होते हैं। वो बात तो सही है कि जैसे मैंने कहा इस जिस तरह से हुआ था उस तरह से होना नहीं चाहिए था। भारत में जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की भी बात करते हैं। ऐसे में आपके नाम के आगे महाराणा विश्वराज सिंह ठीक लगता है, क्योंकि विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी में जब आप ढूंढेंगे तो आपको दो तथ्य दिखाई देंगे। आप और वो दोनों को ही महाराणा ऑफ उदयपुर के नाम से मेंशन किया हुआ है। चूंकि हारने वाले का इतिहास ना बचे, इसलिए उनके लेखकों को या उनके इतिहास को, जो उनके उस समय के उपलब्ध संसाधन थे, उन्हें मिटाने का प्रयास किया जाता था। ये तो महाराणा प्रताप एक पीढ़ी है। अगर आप देखें जो ये सब पिछले दशकों से मेरे ख्याल से ये तो एक शासन की नीति थी कि आप गलत ही सामने लाइए। चूंकि आप हिंदू लॉ मानते हैं, ऐसे में पत्नी प्रथा पर आपकी क्या टिप्पणी है? बहुपत्नी प्रथा पर कैसा लगा जब पहली बार महाराजा जनता के सामने वोट मांगने उतरे? तो और जैसे आपने कहा पॉलिटिशियन, आई विल नॉट स्पीक अबाउट हिम इंडिविजुअली, लेकिन ये जहाँ पे भी सामाजिक खींचतान होते हैं वहाँ कोई ना कोई राजनीति पीछे होती है। वहीं दूसरी ओर एक और प्रथा सुर्खियों में रही और वो थी जौहर की प्रथा। तो जो बेइज्जती होती है उसके बाद में, उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से ये जौहर प्रथा शुरू हुई थी। ये जो कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती से शुरू हुई है, ये लेट महाराणा साहब के समय में भी मेरे जो अंकल थे वो अपने आप को महाराणा कहते थे। मेरे लेट महाराणा साहब के टाइम पे भी ऐसी एक सिमिलर चीज़ हुई थी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। जनरली जब हम चर्चा करते हैं अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर, तो लगता है कि अंकित इंस्पायर करने का प्रयास कर रहा है इस महान भारत को। वास्तविकता में इंडिया में इतने इंस्पायरिंग इंडियंस हैं जिनसे आप मिलें और जिनकी कहानियां आप जानें तो स्वतः ही आपके अंदर भारतीय होने का गर्व एकदम कूट कूट कर उबाले मारने लगता है। आज इसी क्रोनोलॉजी में इंस्पायरिंग इंडियन सीरीज में मैं आपके साथ हाजिर हूं राजस्थान की एक खास शख्सियत, जिसे आप पहचान माने तो अतिशोक्ति नहीं होगी। साथियों, राजस्थान में जब राज शब्द जुड़ता है तो राज घराने आते हैं, और जब राज घराने आए, राजे महाराजे आए, और राजस्थान के लोगों से बाहर कहीं राजस्थान से मिलकर पूछा जाए कि आप कौन सी जगह से आते हैं, तो बड़े ही गर्व से राजस्थान के किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं महाराणा प्रताप की भूमि से आता हूं, मैं राणा सांगा की भूमि से आता हूं। गौरव से इतिहास याद दिलाया जाता है राजस्थान की उन विरासतों का जिन्होंने राजस्थान की छाप विश्व में छोड़ी है। कर्नल जेम्स टॉड जब भारत आए, तब राजस्थान के महलों पर टिप्पणी करते समय उन्होंने जिस तरह से राजपूताने की व्याख्या की, वो अपने आप में राजस्थान के लिए, लोगों के लिए एक झरोका मात्र थी। आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ फ्रेम साझा करते हुए जिन्हें महाराणा प्रताप के वंशज के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज आपने उस वंशावली में अपना नाम तो पूरी तरह से प्रकाशित किया ही है, साथ ही साथ आज राजनीतिक व्यवस्था में आप उदयपुर के नजदीक नाथद्वारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए विधायक हैं। महाराणा प्रताप के वंशज, जब इतना सुना तो आपके मन में फिर से राजतंत्र आया, और जब मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको विधायक बोलता हूं तो आपके दिमाग में लोकतंत्र आया। आज के मेजर प्रश्न में राजतंत्र और लोकतंत्र तो रहेगा ही, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा आप किसी भी देश के कोने में बैठकर इस कहानी को सुने तो मन में जरूर आएगा कि महाराणा प्रताप के वंशज होने पर कैसा लगता है। तो आइए स्वागत करते हैं मेरे साथ श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ जी का। सर, स्वागत है अंकित इंस्पायर्स इंडिया के इस खास कार्यक्रम में। मेरे साथ चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आपके इंट्रोडक्शन में आपने कहा था कि राजस्थान की बात करें तो हम राज की बात दिमाग में आती है। तो
जहाँ राज और फिर शायद आपके दिमाग में राजपूत की भी बात आएगी। तो ये जो पॉपुलर मिसकंसेप्शन है कि राजपूत के जो मतलब है, इट इज़ एक्चुअली राजपूत विच मीन्स जमीन से जुड़ा हुआ रज। इट्स नॉट राज, इट इज़ रज। तो उसका यही मतलब है। तो मैंने सोचा ठीक है। शायद आपको कुछ बता दें इस बारे में। तो पहली ही बार में एक तथ्य, और यही संवेदनशीलता दर्शाता है जब आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी लीगेसी के साथ फ्रेम में हो। आप जिस तरह से अभी संवेदनशीलता का एक नमूना देखे, जब मैंने राज की बात की तो आपने पकड़ा कि कहीं आप राज से राजपूत तक तो नहीं पहुंचने वाले हैं। ये रज है, और रज का मतलब धरा की मिट्टी से है। आपका यही सौम्य स्वभाव आज जब आप फ्रेम में आप इन्हें देख रहे हैं तो निश्चित ही आकर्षित करेगा कि आपने लीगेसी में मेवाड़ राजघराने का, लीगेसी में महाराणा प्रताप का, इन सब का नाम पूर्वजों के रूप में लिया। और ऐसे में आप जब विधायक जी से मिलवा रहे हैं तो देखकर प्रतीत हो रहा है कि आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे या ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़े अफसर होंगे। आप विधायक की जो इमेज दिमाग में लेकर चल रहे होते हैं कि सफेद कुर्ता पायजामा होगा, विधायकी का रौब इस तरह से होगा कि बोलने में भी थोड़ी छोड़िए कि सर आप इस तरह बैठे हैं, ये तो थोड़े टेढ़े ही बैठे होंगे। आप इनकी मृदुता और सौम्यता से पहले ही आंसर में मुखातिब हो चुके हैं। तो चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न को वहीं से पकड़ते हैं। जब रीत की बात आती है तो आपका 1 साल पुराना इतिहास न्यूज़ में आता है। वर्ष 2024 में आपका राज तिलक होता है। रीत वर्सेस आज का समय, इन दोनों में से किसे कब प्राथमिकता देनी है, इसे आप कैसे डिसाइड करते हैं? अब जैसे आपने कहा 1 साल पहले की बात है, तो उसमें रीत और आज का समय दोनों का जुड़ाव तो होएगी। आज में तो हम चल ही रहे हैं, हाँ। रीत उस समय उपस्थित थी, तो ऐसे में रीत को जिस तरह से आपने सोचकर प्रायोरिटाइज़ किया, क्योंकि मीडिया में पूरे टाइम ये खबर बनी रही कि आज भी राज तिलक हो रहे हैं, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो निश्चित ही रीत आपके दिमाग में एक जवाब था। अब जब रीत है, तो मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में उस रीत पर आपका पक्ष जानना चाहता हूँ कि ये कैसे होता है? आज भी अब कोई भी परिवार हो, जब एक पीढ़ी नहीं रहती है तो अगले पीढ़ी में जो भी परिवार का मुखिया हो, उनके लिए कोई ना कोई तो रीत होती है। रस्म अदायगी होती है, ठीक है। और हमारे परिवार में ये तरीका है। तो इन दैट सेंस तो अब कोई और परिवार करे अपने तरीके से, हम कर रहे हैं अपनी तरीके से। ओके, तो ये एक परिवार तक का तरीका है, हाँ। और इसमें जो परंपराएँ निभाई जा रही थी, वो पूरी ऐतिहासिकता से मिलती-जुलती थी। ऐतिहासिकता से मतलब था कि आपका प्रॉपर उसी अंदाज में जिस तरह से पहले अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे और तथ्यात्मक रूप से सही करें कि जो 16 मेवाड़ के अंदर सामंत होते हैं, उनमें जो सबसे शीर्ष पर या सबसे प्रमुख माने गए हैं वो चूंडावत हैं, और उन्हीं के प्रतिनिधि ये तय करते हैं कि किन्हें राज तिलक होना है। उस रीत की भी पालना यहाँ होती देखी गई। आप तथ्यात्मक रूप से मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एक ये जो 16 उमराव और 32 और छोटे 32 और बड़े 32 और ये जो एक तरीके से सोशल अरेंजमेंट जो हम आज देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से शुरुआत हुई थी अराउंड प्रोबेबली महाराणा प्रताप के समय से, या उससे थोड़े पहले या थोड़े बाद में। उस इतने शताब्दियों से आज का तरीका चल रहा है। और उस समय से जो तिलक होता है, वो सलूम्बर के राव करते हैं। और यही चला आ रहा है इतने शताब्दियों से। और ये शताब्दियों की जो जुड़ाव है परिवारों के बीच में, तो अगर वो आगे भी चले और आज भी चल रहा है, इसमें तो कोई अचंभा की बात तो है ही नहीं, क्योंकि आप पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहते हैं। निश्चित ही सत्य है कि परिवार को अपनी परंपराएँ निभाना निश्चित चाहिए, यही आपकी पहचान भी होता है। और ये निश्चित, अगर मैं मेरे परिवार की भी बात करूँ, मेरे भी अगर कहीं पूर्वज या मेरे ही घर के कुछ वृद्ध अगर अपने समय को पूर्ण करके स्वर्ग सिधारते हैं, उस स्थिति में घर का जो मुखिया होता है, उसे ये शिष्टाचार स्वरूप कि आप अब इस पूरे परिवार के मुखिया होंगे और आप इसे सँभालेंगे। मैं आपके उस रीत की और जो आपने बात बताई उससे मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। लेकिन इसी में कुछ प्रश्न जुड़ते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसे थोड़ा और आगे ले सकता हूँ। बताएं। प्रश्न सिंपल सर ये है कि जब ये रीत की चर्चाएँ हो रही हों, तो आधुनिक शिक्षा पद्धति में ये देखा गया कि बहुत सी रीत ऐसी हैं जिन्हें छोड़ा गया। चाहे फिर सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो,
ऐसी बहुत सी रीत हैं जिन्हें समय के साथ कुरीत नाम दे दिया गया। मैं आपसे इस बात पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं कि ये रीत है या कुरीत है। आपसे इस बात की सस्टेनेबिलिटी पर चर्चा कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भी ये रीत सर्वाइव करेंगी? नंबर 1। और क्या आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आप आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति लेकर के बड़े हुए हैं, आप इस रीत की प्रासंगिकता को कैसे देखते हैं? देखिए, ये रीत अगर ये रीत जो चल रही है आज जो हम देख रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है लोगों के आपस के बीच में रिश्ते और आपस का जुड़ाव। अब जब तक ये रिश्ते और जुड़ाव चलेंगे, तब तक ये रीत तो चलनी चाहिए और मेरी आशा है आगे और भी चलती रहेगी। तो अगर बदलना चाहें तो क्या आप लोगों को बिखेरना चाहते हैं कि जो पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं? तो मेरे ख्याल से जब तक ये जुड़ाव चलेगी, ये रीत भी चलेगी। बात जुड़ाव की आती है तो खबरों में आपका अपने ही परिवार के साथ जुड़ाव सुर्खियों में आता है। आप जब इस रीत को पूरा करते हुए सिटी पैलेस में एंट्री करते हैं, नेशनल मीडिया इस बात को कवर करने आता है कि आप अपने भतीजे के साथ ही रिफ्ट में होते हैं। भतीजे नहीं, कज़न है। कज़िन, वो अच्छा मेरे ओह कज़न सॉरी कज़िन, तथ्यात्मक त्रुटि के लिए क्षमा। और मैं लक्ष्यराज जी की बात कर हाँ, रहा हूँ। वो जी, मेरे कज़न है। ओके। और यस, वो सुर्खियाँ में तो आई थी और आनी तो नहीं चाहिए थी क्योंकि वो जो हुआ था, वो जिस तरीके से हुआ, उस तरीके से होना नहीं चाहिए था। क्योंकि बात रीत की है, साथ जुड़ाव की है और जुड़ाव में इस तरह की होना, तो इसे कहाँ तक आप उचित मानते हैं कि ये पब्लिक में आना भी चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? क्योंकि बात परिवार की है, संचार के दौर में फ़ोन से दूर हैं हम मात्र एक रिंग से, कि भैया मैं इस रस्म अदायगी के लिए अंदर आना चाहता हूँ। इसके लिए इतना मीडिया फुटेज, सारा प्रशासन, 3 दिन तक धरना। देखिए, जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया वही कवर करती है जहाँ पे लोगों की रुचि हो। तो अब लोगों की रुचि थी इसलिए वो मीडिया आई। और बात तो सही है कि जैसे मैंने कहा, इस जिस तरह से हुआ था विस उस तरह से होना नहीं चाहिए था। होना तो चाहिए था, जैसे आपने कहा कि हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, हाँ। कौन रोकेगा ऐसे? लेकिन हुआ। और हमारी ऑडियंस को बीच में एक और कॉन्टेक्स्ट देना होगा हाँ, और वो ये कि ये दर्शन की क्या प्रथा है राज तिलक में? प्लीज़ अगर आप अपने मुख से बताएँ। मैंने पढ़ा है, लेकिन आपके मुख से सुनेंगे तो थोड़ा इससे और वैलिडेशन मिलेगा। ये भी प्रथा जैसे उदयपुर तो महाराणा उदय सिंह जी ने बिताया है और हमारे परिवार का इतिहास महाराणा उदय सिंह जी से पहले भी जाता है। हाँ, हाँ। तो इन दैट सेंस ये जहाँ पे धुनी है सिटी पैलेस में, किस वहाँ चीज़ की धुनी है? प्लीज़ थोड़ा और वहाँ इलैबोरेट पे कर पाएँ? जहाँ पे अ, आशीर्वाद मिला मिला था कि आप शहर यहाँ पे बसाएं, वहाँ की धुनी है। और एक तरीके से जब कुछ भी महत्वपूर्ण चीज़ हो आपके ज़िंदगी में तो आप ज़रूर धूप लेने तो जाएंगे। तो अगर आप इसे प्रथा माने या एज अ सेंस के नॉर्मली होता ही ऐसे है, तो आप भले रीत मांगे कि नॉर्मल चीज़ है कि आप कोई महत्वपूर्ण चीज़ हुई तो आप जब धूप देने जाओगे, बात तो यही है। मैंने जानकारियाँ जुटाई, तो उसमें मुझे आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अगेन आपके पास जो जानकारियाँ हैं मुझसे ज़्यादा ओरिजिनल हैं। मैं सुनी-सुनाई बातों में से सवाल निकाल रहा हूँ। कहा जाता है कि राज तिलक होने के बाद जब आप महाराज कहलाते हैं, उस समय आपकी पगड़ी का कलर चेंज होता है। आप व्हाइट से स लाल पगड़ी की तरफ जाते हैं और उसकी जो तरीके हैं, उसमें शुमार है, सबसे पहले आपका राज तिलक होगा। आपके जो भी सलूमर के जो प्रतिनिधि हैं, वो आपको अपने अंगूठे को काट कर तिलक करेंगे, रक्त से तिलक होगा। उसके बाद आप ढोग लेने जाएँगे और ढोग लेने के लिए सिटी पैलेस में स्थित वो जो धूनी है, वहाँ से आशीर्वाद लेंगे और फिर आप एकलिंग जी के दर्शन करने जाएँगे। जब आप उस दर्शन को पूर्ण कर लेते हैं, तब आपके पगड़ी का जो रंग है, वो बदलता है। आप इस प्रथा पर अपनी टिप्पणी करें या फिर मुझे प्रक्रिया बता दें कि ये क्या होती है? ये जो पाग या पहले हम सफ़ेद पाग और फिर हम वो शोक का पाग है। तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ मॉर्निंग, ओके। इसलिए आप सफ़ेद पहनते हैं। इसलिए आप मेरे तिलक के टाइम में आप देखें तब भी मैं सफ़ेद ही पहन रहा था बिकॉज़ इट वाज़ पार्ट ऑफ द मॉर्निंग पीरियड। और जो रंग बदलते हैं पाग के, वो एकलिंग जी मंदिर में ही होता है। ये एकलिंग जी की तरफ से अब रंगीन जो शोक की पाग नहीं है उसको उतार के अब दूसरे पाग धारण करते हैं। तो मेन ये जो प्रथा है ये मेनली एकलिंग जी मंदिर से जुड़ी हुई है। हुँ। बात एकलिंग जी की हो और जिस जगह हम बैठकर आज चर्चा कर रहे हैं, उदयपुर है, सिटी अ,
लेक सिटी के रूप में पूरे वर्ल्ड वाइड विख्यात है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं। हम उस मुद्दे पर भी आएँगे जिस कारण से आज ये सुर्खियों में है, लेकिन इसी बीच में बात चूँकि एकलिंग जी की हुई है, लोग आपको महाराज कहते हैं, लेकिन आप एकलिंग जी को महाराज कहते हैं। आप अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं कि हम एकलिंग जी के दीवान हैं। इस पर भी प्रकाश डालें और एकलिंग जी के ऐतिहासिक महात्म्य को स्थापित करें। एकलिंग जी तो हमारे कुल देवता हैं, तो उस और एकलिंग दीवान हमारे परिवार के जितने भी महाराणा थे, रावल थे, वो सब एकलिंग जी के नाम दीवान कह के ही काम करते थे, तो रूलर इज एकलिंग जी। ओके, आप मानते हैं कि असली जो रूलर हैं वो यहाँ के एकलिंग जी हैं। ओके, तो ऐसे में एकलिंग जी ने आप ही को आशीर्वाद दिया कि आप अपने पाग का रंग बदलें या फिर कोई भी शोकाकुल आपके परिवार का सदस्य होता, उसके सर पर सफेद पाग होती। मैं चर्चा असल में लक्ष्यराज जी की कर रहा हूँ। अगर वो इस तरह से अपनी पाग परिवर्तित करते, क्योंकि विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी में जब आप ढूँढेंगे, तो आपको 2 तथ्य दिखाई देंगे। आप और वो दोनों को ही महाराणा ऑफ हाँ, उदयपुर के नाम से मेंशन किया हुआ है। यही जो मेरे ख्याल से ये जो कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती से शुरू हुई है, ये लेट मारना साहब के समय में भी मेरे जो अंकल थे वो अपने आप को मारना कहते थे। मेरे लेट मारना साहब के टाइम पे भी ऐसे ही एक सिमिलर चीज़ हुई थी, और यहाँ के लोग सब लोग जानते थे माराना साहब कौन है, लेकिन जहाँ पे भी मीडिया इन्वॉल्व है या दूसरे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो अपने आप को मेरे अंकल बताते थे। तो यही बात है कि जब एक कोई भी परिवार में जब एक पीढ़ी नहीं रहती है, तो जो अगला परिवार का मुखिया होता है, आज के दिन में हम तो कहते हैं हिंदू लॉ, अब हिंदू लॉ भी यही कहता है हुँ, हुँ। कि जो बड़ा हु इज एल्डर सन वही बनेगा हुँ, हेड ऑफ हुँ। द फैमिली, आप भले किसी भी परिवार के हो। तो अगर आप, और ये महाराणा जो है आज का जो इन द सेंस टाइटल है, वो जो घर के बड़े हैं उन्हीं को लगेगा। अब आप खुद देख लें घर का बड़ा कौन है। हुँ, अब आप वैसे आप कोई और भी लगा दे, हुँ। जैसे हमारे जो फैमिली का क्रेस्ट है वो आजकल आप देखते हैं सब लोग लगा देते हैं, लेकिन है तो फैमिली का क्रेस्ट। अब वो क्रेस्ट लगाते हैं तो उसका मतलब थोड़ी वो मेरे परिवार के सदस्य हो गए, हुँ। लेकिन लगाते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस महाराणा टाइटल की व्याख्या करें, क्योंकि भारत में जब हम मूल अधिकारों की बात करते हैं, तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की भी बात करते हैं। ऐसे में आपके नाम के आगे महाराणा विश्वराज सिंह ठीक लगता है या श्री विश्वराज सिंह? क्योंकि मैंने संबोधित आपको श्री विश्वराज सिंह के रूप में किया था। ये जो अबॉलिशमेंट की बात है, उसमें लिखा है कि द इन द सेंस टू कि जो सरकारी इट विल नॉट बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। ये भले महाराणा टाइटल हो, महाराजा टाइटल हो, कोई भी टाइटल हो, इट विल नॉट बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन सामाजिक तौर पर कोई निषेध नहीं है। उसमें दो भाग थे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। कि जैसे जो एग्रीमेंट्स हुए थे विलीनीकरण के समय, उस समय ये सब टाइटल की रिकग्निशन और दूसरे कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में निर्णय लिया गया था। और एक ही उदाहरण है कि पहले जैसे अगर कोई राज परिवार के भले आप मोटर में जा रहे हो तो आपके पास नंबर प्लेट लाल रंग की होती थी। अब ये जब अबॉलिशमेंट हुआ तो ये भी बंद हो गया। तो अंतर ये है कि अगर आज के दिन आप लाल नंबर प्लेट लगाओगे तो आप कानून के खिलाफ हो, हुँ, हुँ। लेकिन आप टाइटल यूज़ करोगे ये सामाजिक विषय है। सरकार भले रिकॉग्नाइज़ नहीं करे, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो, इसमें निषेध तो है नहीं। ओके, तो ऐसे में आप क्या पर्सनली पसंद करते हैं? ये आपकी चॉइस। मेरी चॉइस है कि अगर आप मेरे परिवार का आप सम्मान करते हैं तो आप ज़रूर मारना लगाएं, और अगर आप कहीं और और जो जिन लोगों से आप मिलते हैं उन लोग दे मे नॉट बी कंफर्टेबल विद इट, या कोई खास दोस्त हो तो मेरे नाम से ही बोलेंगे, श्री भी नहीं लगाएंगे, नाम ही से बोलेंगे, पुकारेंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, मतलब आपके लिए हर वो तरीका उचित है जिससे आपको प्यार से पुकारा जाए। आप परिवार की गरिमा के साथ अगर हैं, तो आप महाराणा पुकारा जाना पसंद करेंगे, कि आप मुझे परिवार को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से इस बात को मान रहे हैं। बात तो वही है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो सोशल सेटिंग है उस हिसाब से आप मुझे जो आपके मन में लगे ठीक। बात जब राज परिवारों की होती है, तो राज परिवारों में शौक की बड़ी चर्चा होती है, कि राजाओं वाले शौक हैं, महाराजाओं वाले शौक हैं। ऐसे में आपको कौन-सा शौक है अपने खाली टाइम में? जहाँ शौक की बात है, ये भी मैं कह रहा हूँ कि
दशकों से काफ़ी ये मिसकंसेप्शन ये प्रचलित हुआ है कि राजाओं के शौक ज़्यादा थे और काम कम करते थे। ये इसको मैं नहीं, मैं सुधार कर कंटेक्स्ट में दूंगा। काम में भी लाऊंगा मैं आपको। कंटेक्स्ट में कर रहा हूँ कि आप देख लें कि जितने भी परिवार हैं मेरे ख्याल से, और जहाँ तक मेरे परिवार के इतिहास में की बात है, मेरे ख्याल से उनका शौक था कि वो उनका धर्म निभाए। ठीक है। तो वो जुड़ाव था, एक शौक भी था और धर्म भी था। और बाकी ऐसे हॉबीज़ की बात है तो ठीक है, अब तो कभी आई एंजॉय हैविंग पेट्स अराउंड एंड आई एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक। तो आप आप अपने खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम में आजकल विधायक होने के बाद में खाली टाइम तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो या तो किताब पढ़ते हैं, या जो पुराने दोस्त थे या परिवार वालों से मिलना हो, या कभी कभार फिल्म देखें किस तरह की किताबें? किताबें, या तो बहुत ही लाइट हिलेरियस टाइप, या तो सीरियस किताब। इन बिटवीन का मुझे ज़्यादा शौक नहीं है। मैं आपके धर्म पर भी आऊंगा। जो आपने कहा कि हम अपने कर्म को धर्म मानकर करते हैं, ये बात ठीक है और कर्तव्य की यही भूमिका भी होती है। एक और प्रश्न, क्योंकि ऑडियंस की तरफ से मैं बैठा हूं आपके साथ में, आपने पर्सनल कैपेसिटी में मुझे बैठने दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं आपसे निवेदन ये चाहूंगा कि हम जब इतिहास और खंगालते हैं तो राजाओं के कई पत्नियों की भी चर्चाएं होती हैं। हम महाराणा प्रताप का भी इतिहास जब पढ़ते हैं तो भी उनकी कई पत्नियों की चर्चा होती है। पत्नियों के बारे में आज, चूंकि आप हिंदू लॉ मानते हैं, ऐसे में पत्नी प्रथा पर आपकी क्या टिप्पणी है, बहुपत्नी प्रथा पर? बहु आज के लॉ के हिसाब से आप यू कैन बी मैरिड टू ओनली वन पर्सन, भले आप हस्बैंड हो के वाइफ हो। मेरे ख्याल से सिर्फ भारत देश में कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे अलग प्रथा चलती है और उसके लिए इजाज़त भी है। लेकिन हिंदू लॉ के हिसाब से आप एक ही, यू कैन हैव ओनली वन पार्टनर और स्पाउस, और अब वही लॉ है। और ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर टिप्पणी? ऐतिहासिक में मेरे ख्याल से ये, अगर अंग्रेजी में कह दें कि एवरीबडी इज़ अ जीनियस इन हाइंडसाइट, बट हाइंडसाइट में उस समय जो भी प्रथाएं थी, उस समय उनकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, कोई ना कोई यूज़फुलनेस होगी उस प्रथा के लिए, इसलिए वो चली थी। और फिर जैसे यूज़ ख़त्म हो गई तो वो भी चेंज आ गया। ये यूज बदल गया या कानून बड़ा हो गया? इट इज़ प्रॉब्ली कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ, क्योंकि आप देख लें पहले जैसे परिवार इतने पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं, उस समय ना तो आप भले इन्फेंट मोर्टेलिटी देखें, भले ह्यूमन मोर्टेलिटी देखें, और भले इतने लड़ाई झगड़े हुए हमारे परिवार में भी, कितने पीढ़ियों के इतने काम आ गए। तो एक परिवार की कंटिन्यूटी के लिए मेरे हिसाब से दैट इज़ प्रोबेबली द यूज़ ऑफ द कस्टम देन। आज के हिसाब से सब कुछ बदल गया है, भले आप हेल्थ की बात करें, भले आज वॉर्स नहीं है, बैटल्स नहीं है फॉर्चुनेटली, तो इसलिए बदल ही गया है। बैटल्स तो नहीं है लेकिन बीमारियां तो हैं, और कोरोना जैसी काफ़ी बीमारी कम ने हो गया अपनी बीमारी, तरफ से पहले के शायद, हिसाब से तो हाँ कम है। सत्य है, लेकिन अनफोर्सीन सिचुएशंस आज भी एग्जिस्ट अनफॉर्चुनेट तो करते होते हैं। हैं। तो ऐसे में आपकी कितनी संतानें हैं? मेरे दो हैं। दो हैं। आपको नहीं लगता कि मेरे भी बहुत सी संतानें होनी चाहिए? अब यस, अल्टीमेटली महाराजा हैं आप, आपके वो इतनी बड़ी तो विरासत है। नहीं नहीं, वो तो फिर संतान और बाप के बीच की बात में, क्योंकि बात है, इट इज़ नथिंग टू डू विद महाराणा है कि नहीं है। ओके। अब अब ज़माने के हिसाब से दो बच्चे हैं बस। ओके। अगेन, आप जमाने और कानून से बंधे हैं। ऐसे तो कानून तो नहीं है, आप दो से ज़्यादा बच्चे कर सकते हैं इन दैट ओके। सेंस। नहीं सर, क्योंकि बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए कि आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कई कई ऐसी हमारे देश के अंदर राज्य हैं जहां पे चुनाव लड़ने के लिए जो पंचायती राज है उसमें दो बच्चे के साथ ही आप चुनाव लड़ पाते हैं। वो खैर एक अलग वो कानून आई प्रथा थिंक में। इट्स अ फेयरली न्यू लॉ दैट हैज़ कम आउट, फेयरली रिलेटिवली न्यू, कि आपके तो दो संतान ही होने चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हम जब चर्चा कर रहे थे उस समय पर अ, चर्चा आई कि किस तरह से जनजातियों के साथ में, असल में अभी कंटेक्स्ट चल रहा था, मैं उस कंटेक्स्ट के अंदर एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि उस समय के युद्ध बहुत होते थे और युद्ध के अंदर राजा अपनी जब सेना बनाता था तो महाराणा प्रताप के बारे में जब जिक्र आता है तो आता है कि वो भीलों को अपनी सेना में बराबर का स्थान देते थे। सर, हाल ही में दक्षिण राजस्थान के एक सांसद रोत, जिनका सरनेम है, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि भील हिंदू नहीं होते। देखिए, मेरा ये एक सामाजिक विषय है, और मेरे ख्याल से
जो इतने शताब्दी निकल गए कि हम सब साथ मिल के रह रहे हैं। आप देख लें कि जो आजकल हम देखते हैं कि समाज के अलग अलग श्रेणियों के बीच में तो झगड़े होते हैं, जो कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है इन सालों में, इतने शताब्दियों से कहाँ थे वो कंट्रोवर्सी? कहीं नहीं थे, हम तो सब साथ में ही रहते थे। तो और जैसे आपने कहा पॉलिटिशियन, आई विल नॉट स्पीक अबाउट हिम इंडिविजुअली, कि लेकिन ये जहाँ पे भी सामाजिक खींचतान होते हैं वहाँ कोई ना कोई राजनीति पीछे होती है। पीछे लौटते हैं वापस हाँ, तो राजनीति से पहले। अगर आप राजनीति को छोड़ दें तो समाज के बीच में कोई खींचतान नहीं होता। ओके, इसी से पीछे लौटना होगा। हाँ, राजनीति से पहले आपकी नज़र में सामाजिक खींचतान कम थी? आप देखो, इट्स रिकॉर्डेड हिस्ट्री। ओके, तो आपकी नज़र में हाँ, आज़ादी से पहले राजतंत्र, आज़ादी के बाद लोकतंत्र, ग्रेड कैसे करते हैं? ग्रेट, इट इज़ अ डिफरेंट सिस्टम, एज यू कैन से, चेंज विद द टाइम्स एज वन वुड से। लेकिन जैसे लोकतंत्र की बात है, काफ़ी कुछ जो इंडियन स्टेट्स थे उनमें विलीनीकरण के पहले और जो 1947 के पहले भी उन्होंने एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जिसमें देयर वाज सम एक्सटेंट ऑफ today's elections, not as widespread as today, but some element of today's democracy, today's style of democracy तब भी था। तो जैसे बदलाव की बात है, तो जैसे सिस्टम बदल रहा था, तो तब, अब आप 1000 साल पहले देखें सिस्टम शायद अलग अलग होगा, 100 साल पहले देखें थोड़ा अलग था, आज के सिस्टम में थोड़ा और बदलाव आया है। करंट टाइम में, और ये हम रेफरेंस लेकर चलते हैं, ये बोलते हुए कि इफ, जैसे निबंध लिखते हैं कि इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे मैं आपको एक कंडीशन देता हूं। अच्छा। इफ यू वर इन टाइम जहां आपके सामने 3 मॉडल होते, नंबर 1 एब्सोल्यूट मोनार्क, दूसरा डेमोक्रेट, और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तीनों प्रथाएं वर्तमान में एग्जिस्ट भी कर रही हैं। हम डिक्टेटरशिप को काउंट नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि उसमें विल ऑफ पीपल है नहीं। ठीक है। मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क और मोनार्क, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं बीइंग ए मोनार्क। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आज भी यूके में एग्जिस्ट करता है, कनाडा में एग्जिस्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है। साथ में डेमोक्रेसी, जो आज वर्ल्ड के बहुत से देशों में फॉलो हो रही है। इस बात को किसी भी तरह से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे बिना आज अपने हित हटाइए और इफ आई वर पर चले जाइए कि मुझे डिसाइड करना होता तो मैं क्या करता। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने कहा है कि मोनार्की में भी विल ऑफ द पीपल होती विल है, ऑफ द पीपल, जो आजकल ज़्यादातर प्रचारित होता है कि मोनार्की में नहीं है, वो तो ये डिक्टेटरशिप है, तो मैं इसीलिए यहाँ पे डिक्टेट कर तो दिया हूँ। आई थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। जी, मैं एंड और अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जब आपके राजा आपकी ना जाने, ना जानना चाहें और अपनी मन की मर्जी करें, उसे तानाशाही कहते हैं। और जब राज परिवार चला आए और वो राज करने के लिए आपके दुख दर्द को भी अपना मान ले और आपके साथ रज पर रज साथ साथ का सहयोग रखे, उसे राजशाही कहा जाता था। और दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, और आज भी गल्फ कंट्रीज इस बात के बहुत अच्छे नमूने हैं जहां राजशाही बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रही है। पर कैपिटा इनकम हो या फिर मॉडर्नाइजेशन हो, वो लोग बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं। इसीलिए इंटेलेक्चुअली आपसे इस बात पर डिस्कशन मैं कर रहा हूं कि आप इसे कैसे देखते हैं। जैसे आपने कहा है कि आप यू स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर ऑडियंस, तो मैं ऑडियंस से ही बात करूंगा कि अब तीनों, जैसे आपने कहे, कुछ उदाहरण आपने दिए हैं कि आज भी है दुनिया में, और जो भारत में जो मोनार्की थी वो मिडल ईस्ट से थोड़े फर्क में थी, अंतर में थी, लेकिन हाँ, उस टाइम भी लोगों का जुड़ाव था और पीपल्स ओपिनियंस वर टेकन इनटू अकाउंट, इसलिए शताब्दी और 1000 साल से ऊपर ये मोनार्की चली है। और वो एक किस्म की थी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इज मोनार्क हैज गॉट लिमिटेड पावर्स। और देन आउट एंड आउट डेमोक्रेसी, जहाँ प्रेसिडेंट भले इलेक्ट करें या डायरेक्टली इलेक्ट करें, इनडायरेक्टली इलेक्ट करें। अब तीनों में एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, एंड एज यू राइटली सेड कि एज अ मोनार्क आल्सो यू हैव टू लिसन टू द पीपल, सो आई विल आस्क योर ऑडियंस टू डिसाइड विच इज द बेस्ट फॉर आवर कंट्री। आप मोनार्क में आए थे लेकिन समय के साथ राजनीति सीख गए, इसीलिए आप 2 साल पहले विधायकी के लिए तैयार हो गए। सर सीख गए हैं आप। जोक्स अपार्ट सर, मैं इसी में सर एक पॉइंट और ऐड करता हूँ कि जब हम बात मोनार्की पर चल रही है, इस तरह की बातें आती हैं। असल में आपने कहा ना कि राजशाही को लेकर के बहुत सारी कुरीतियां दिमाग में रहती हैं।
कुरीतियों में मैं बताता हूँ, जब हमने पढ़ाई करी, जब मैं सिविल सर्विसेज़ राजस्थान के लिए पढ़ रहा था, तो ऐसे कई राजघरानों की कुरीतियाँ भी पढ़ाई गई थी, जिनमें था कि नथ को उतराई की कोई प्रथा होती थी कि अगर किसी राजघराने में कोई राज में कोई नई वधू आई है, तो नज़राना पेश करना होगा। कुछ ऐसी प्रथाएँ कि शादी अगर बच्चे की करनी है, तो पहले आपको कर अदायगी करनी होगी, अपनी बच्ची की शादी करने से पहले। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग फैक्चुअली, आप आप इस क्वेश्चन को अवॉइड भी कर सकते हैं। बूंदी राजघराने के बारे में ऐसी चर्चाएँ होती थी। मेरा प्रश्न है, कुरीतियाँ आपकी नज़र में भी बहुत सी आई होंगी। आप उस पर आज के समय में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए आई विल नॉट, ये जो आप पर्टिकुलर फैमिली के ठीक है, बारे में हम मैं अवॉइड कुछ नहीं करते हैं। बोलूँगा, लेकिन जहाँ कुरीतियों की बात है, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अगर आप किसी भी तरीके से ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ आप चल रहे हैं, तो वो तो गलत ही। हुँ, और दैट इज़ द गाइडिंग रूल कि आप ह्यूमन डिग्निटी को आप छीन नहीं सकते हैं। अगर कोई भी रीति हो, इट शुड अपहोल्ड द डिग्निटी ऑफ द पर्सन। और जो भी आप अगर उदाहरण दे रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन डिग्निटी, आप किसी को तंग कर रहे हैं, या वो गलत ही है। आज के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। हाँ। आपने टिप्पणी में ह्यूमन डिग्निटी को बहुत बड़ी चीज़ माना। हाल ही में एक और सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने एक बयान दिया और बयान था कि राजपूतों ने उस समय पर और राजपूत बेटियों के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया जिससे कि बहुत ज़्यादा समाज के अंदर भी वैमनस्य की स्थिति पनपी। राजपूतों के इतिहास से पूरा राजस्थान गौरवान्वित महसूस करता है। राजाओं के इतिहास से और राजस्थान में जाट राजा भी हुए हैं। राजाओं के इतिहास को राजस्थान अपनी पहचान में शामिल करता है। वो बात है कि समय के साथ में जैसे-जैसे लोकतंत्र आता गया, प्रजामंडल आता गया, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ आती गई, विल ऑफ पीपल चलने लगी और वो खुलकर चलने लगी। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन क्रोनोलॉजिकली वर्ल्ड वाइड जैसे हुआ, यहाँ पर भी होता चला गया। लेकिन इतिहास पर जब आप इस तरह की पंक्तियाँ सुनते हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? मेरी प्रतिक्रिया एक तो है कि मैंने कहा, पहले भी कहा है, इन द सेंस कि राजनेताओं को सामाजिक विषय में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज हमेशा साथ रहा है। और जैसे आप थोड़े समय पहले कहा कि जहाँ पे भी राजनीति शुरू हुई, वहाँ ऐसे टिप्पणी होते हैं, वहाँ खींचतान होता है। और जो उन्होंने कहा, इट वाज मोस्ट अनवारंटेड। या तो उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, या इनको क्या कारण है उन्होंने कहा है, वो वही जाने। लेकिन जैसे आपने कहा है कि पूरे देश में गौरवान्वित, वी आर प्राउड ऑफ आवर हिस्ट्री, और ऐसी टिप्पणी करने उन्होंने भी कहा है, दूसरों ने भी एक दो बार बीच में भी कहा है। और इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, इनको तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। ठीक है। सर, जब हम इतिहास में एक और आखिरी इतिहास पर सवाल है, हालाँकि आपसे इतिहास ही सारा जुड़ा है, मैं फिर आपको और मुद्दों पर भी लेकर आऊँगा। आखिरी प्रश्न करने का प्रयास कर रहा हूँ और इतिहास के प्रश्न में जब हम थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो पाते हैं कि अंग्रेज़ों ने बहुत ही तरीके से आप सभी के राजघरानों में अपने प्रतिनिधियों को या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व कर दिया। कुछ इस तरह से इन्वॉल्व कर दिया कि आप आपस में ना झगड़ें और सीधे अंग्रेजों की शरणागति स्वीकार करें कि आप उनको सुप्रीम मानते हैं, अब हम उनके नीचे शासन कर रहे हैं। इससे पहले जब मुगल थे, उस दौर में भी इस तरह का शासन प्रणाली था और महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच की जो चर्चा है, वो इसी वजह से है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। चूँकि आप इतिहास में जाकर कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन इतिहास को अपने नज़रिए से देख सकते हैं। आपको अगर आज ऐसी ही स्थिति दिखे क्योंकि मैं इसको इस तरह से रेफ़रेंस में लेना चाहता हूँ क्योंकि उस समय पर वेलेज़ली ने सहायक संधियाँ चलाई थी। तरीका था कि राजाओं से कहो कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा के नाम पर वो अपनी सेना पर खर्च बंद कर देंगे और खर्च बंद करने के बाद वो आप पर निर्भर हो जाएँगे। आपस में तो नहीं झगड़ेंगे लेकिन आप पर निर्भर हो जाएँगे, जो आज के समय में ट्रम्प कर रहे हैं या अमेरिका कर रहा है। बहुत से देशों को जैसे जापान एक बड़ा उदाहरण है, उससे पहले कहा कि आप सेना मत रखिए, हम आपकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं। बाद में उसी से कह रहे हैं कि तुम्हारी सुरक्षा करता हूँ, लाओ इतना पैसा दो। आज के दौर पर भी हम आने ही वाले हैं क्योंकि आपके चेहरे पर स्माइल उस आज की प्रासंगिकता पर ज़्यादा है। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि किस हद तक व्यक्ति को और ये संदेश उस तरह से हो कि लोग इस बात की गहराई को समझें, एक विवेकशील विधायक के माध्यम से कि कहाँ-कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ेज़ ठीक हैं? एब्सोल्यूट स्टेटमेंट।
आज के संदर्भ में कि हिस्टोरिकल आप कॉन्टेक्स्ट? हिस्टोरिक कंटेक्स्ट रखिए, आज के समय पर पंक्ति दे दीजिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अंग्रेजों के साथ जो भी एग्रीमेंट्स थे वो अलग अलग स्टेट्स के साथ अलग अलग कंडीशंस थे। और जहाँ तक मेवाड़ की बात है तो अंग्रेज तो बहुत देर आए थे, आई थिंक विद टॉड और विद इन द अर्ली 19th सेंचुरी तभी आए थे। और अंग्रेज जो इंडियन स्टेट्स में थे देवर एज एम्बेसडर्स और दूत थे। अगर आज भी आप देखें, आपने आज का उदाहरण दिया कि कुछ राष्ट्रदूत हैं उनके पास सरकार के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, किन पे कम है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति थी। और जहाँ तक मेवाड़ की बात है, जहाँ सॉवरेनिटी की बात है, एक ये ये किस्सा मशहूर है कि जब वो आए थे दिल्ली दरबार में तो महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली गए नहीं एज पार्ट ऑफ द रिसीविंग। सो जो आप कह रहे हैं सॉवरेनिटी की बात है, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब विलीनीकरण की का समय था तो जब सरदार पटेल ने खुद उन्होंने कहा था कि इफ एनी स्टेट हैज़ द मॉरल राइट टू स्टे इंडिपेंडेंट इट इज़ मेवाड़। सो दैट इज़ द कंडीशन, वही स्थिति थी मेवाड़ के बारे में। और आज के बारे में अगर आप कह रहे हैं संदर्भ में कि किस हद तक किस फॉरेन पावर से आप मिले हैं या एग्रीमेंट हो, अब आज के जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है इट इज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। और लॉट ऑफ न्यूएंसेस इन पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड ऐसे कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो दे नहीं सकते बिकॉज यू कैन ओनली डिसाइड वंस यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। आपके पास सब समाचार हो, सब इन्फॉर्मेशन हो, मैंने तभी आप इसीलिए कहा निर्णय कर प्राप्त सकते हैं। जानकारियों के आधार पर आप स्टेटमेंट दें। प्राप्त जानकारी के आधार पर, क्योंकि एक तरह के वर्ल्ड इज बिकमिंग वन एंड आपको इंटरनेशनल रिलेशंस रखने हैं। आप एकदम अलग से तो आप रह नहीं सकते कि हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे, हम अपने आप ही रहेंगे। आज के समय में वैसे नहीं चलने वाला है, तो आपको रिश्ते तो रखने फॉरेन पावर्स से। अब आप किस हद तक फॉरेन पावर्स तक कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। ओके, फिर से आपने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर दिया। अगेन आपकी राजनीति फिर से समझ में आई। फिर भी मैं वापस घुमाता हूँ। एक काल था जब उपनिवेशवाद था। सॉरी, जब कहा था? उपनिवेशवाद था, कॉलोनियल पावर्स थी। हाँ। क्या आज आप मानते हैं नियो कॉलोनियलिज्म चल रहा है? नव उपनिवेशवाद चल रहा है? यस, इट इज़ वेरी मच सो बिकॉज़ आज भले सरकार चलाने का तरीका बदल हो, लेकिन अलग-अलग कंट्रीज़ है और अलग-अलग कंट्रीज़ आप इंटरनेशनली देखें, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ अलग कंट्रीज़ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? इट्स कॉलोनियलिज्म। यू मे नॉट बी अ इंपीरियल पावर बट इट्स कॉलोनियलिज्म। एज़ अ डेमोक्रेटिक पावर आप दूसरे कंट्रीज़ पे अपना जोर लगा रहे हैं, तो वो तो कॉलोनियलिज्म होगा। ठीक है। तो मैं आपको इतिहास से वर्तमान के अंदर ले आया हूँ। वर्तमान के कुछ करंट मुद्दों पर, मुद्दे से ज़्यादा विषय वस्तु जो सामाजिक मूल्यों से जुड़ी है। हाल ही के समय पर बहुत सी ऐसी अ, फ़िल्में आई जो मेवाड़ के भी इतिहास से जुड़ी थी और उन पर मीडिया में काफ़ी कई जगह विवाद की भी बातें आई। फ़िल्म चाहे पद्मावत की बात रही हो। बात जब फ़िल्मों में आती है, तो फ़िल्मों के साथ-साथ 2 तरह के नज़राने हमारे सामने आते हैं, नज़रिए सामने आते हैं। पहला, इतिहास की प्रासंगिकता की देखिए हमारे इतिहास में कितनी ज़्यादा खुदारी थी कि हम अपने आप को लेकर के शर्तों से कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवाद हमारे अंदर इतना अच्छा था। वहीं दूसरी ओर एक और प्रथा सुर्खियों में रही और वो थी जौहर की प्रथा। रानी पद्मावती की जब हम चर्चा करते हैं, तो जौहर की चर्चा बहुत ज़्यादा आती है। आप क्या मानते हैं फ़िल्मों के बारे में कि जौहर के बारे में? जौहर के बारे में? जौहर के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आक्रमणकारी के आने से पहले अगर आपस में यहाँ पे कोई झगड़े होते थे तो लड़ाई करने के तरीके होते थे। कोई लड़ाई के भी रीत होते थे कि आप ऐसे ही करोगे, ये नहीं, ये करोगे, वो नहीं करोगे। युद्ध के भी नियम युद्ध के होते थे। भी नियम होते थे। जो एक उदाहरण महाराणा प्रताप के समय तक का था कि उनका आदेश था कि जो मुगल सेना के साथ जो महिलाओं थी उनको, उनके साथ कुछ मत करो। एक बार उनको कैप्चर किया था तो महाराणा प्रताप ने कहा उनको जाके वापस छोड़ो। तो ये नियम हमारे नियम थे, जो इस देश के नियम थे। अब ये आक्रमणकारी जब आए थे, उनके कोई नियम नहीं थे। उनका तो सब लूट, प्लंडर, डू एवरीथिंग पॉसिबल और एवरीथिंग डिस्गस्टिंग पॉसिबल, वो सब चलता था कि उनको बस जीतना है, किसी भी हालत में जीतना है। और जो लोग सिविलियंस थे उनके लिए भी वो
ऐसे ही आक्रमणकारी थे। तो एक जो अ, ये जो जौहर जो प्रथा थी, जहाँ एक तरह से अगर वो नहीं होता तो जो बेइज्जती होती उसके बाद में, उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से ये जौहर प्रथा शुरू हुई थी। और एक तरह से एक स्वाभिमान भी है कि इन द सेंस यू कैन नॉट टच मी। हम्म। इसी के ऊपर एक पॉइंट और जुड़ता है, सती प्रथा का, क्योंकि कहीं ना कहीं विधवा अपने आप को इसीलिए सती भी करती थी, जो सामाजिक मूल्य थे कि उनको पति के साथ इसलिए चले जाना है क्योंकि कोई उन्हें पति के जाने के बाद टच ना कर सके। अब ये सती की तो प्रथा, इट इज़ हर एक तो कोई सती नहीं होते थे। देयर वर ओनली अ फ्यू। आप हिस्टोरिकली भी देखो तो हर एक तो नहीं करते थे, इट इज़ ओनली अ फ्यू हु डिड इट। और अब आप इतिहास में, इतिहास रिकॉर्ड्स एंड, अब उन्होंने कहा, अब उनकी भावना थी, तो अगर ये जो, जहाँ तक आमतौर कभी-कभी ऐसे इंसिनुएट होता है कि उनको फ़ोर्स किया जाता था करने के लिए, क्योंकि सब जगह तो होता नहीं था, तो क्वेश्चन ऑफ फ़ोर्स इज़ नॉट देयर इन माय माइंड। तो अगर जिन्होंने भी किया है, अगर उनकी स्वेच्छा से किया, अब उस टाइम की रीत थी। आप गौरवान्वित हैं महाराणा प्रताप पर, तो राणा सांगा पर, है ही है। जौहर प्रथा पर? जौहर प्रथा वाज़ यूज़फुल एट दैट टाइम। और जहाँ तक आप जौहर की बात कर रहे हैं, जौहर एक तरह से एक लास्ट रिज़ॉर्ट था। जब ये निश्चय हो गया था, ये इट वाज़ क्लियर कि आप नहीं जीतोगे लड़ाई, तब सब जो पुरुष थे, दे यूज्ड टू डाई इन बैटल। वो तो कोई भाग नहीं रहे थे, वो तो वहीं थे, वो लड़ते हुए मर गए। और आपने जौहर किया, इसमें कुछ केसरिया बाना पहनने का भी कुछ ऐसा वो तो है। कंटेक्स्ट? हाँ हाँ। हाँ। सो इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ लास्ट बैटल। अब जो अब लेडीज़ जाके फाइट नहीं कर रहे थे, वो इस तरह से किया है, और जो पुरुष थे वो तो उनका, तो इट वाज़ द लास्ट हाँ। बैटल। कई बार आप इतिहास में, मतलब ठीक है, हम इस बात को इस तरह से लेते हैं कि वो एक राष्ट्रभक्ति थी और उस राष्ट्रभक्ति में पुरुषों ने जब शाका किया है, शाका बोलते थे अगर मैं सही हाँ, हूँ? हाँ। ठीक है, ओके। सर, मेरा इतिहास से जुड़ा एक और प्रश्न बनता है कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास की बहुत सी घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर अपनी तरह से सरकारें प्रस्तुत करने लगती हैं। इतिहास के बारे में मेरे दो दो सोच है। एक तो आपको, यू कांट जज हिस्ट्री बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स। आज के मूल्य हैं, आज के जो तौर तरीके हैं, उस हिसाब से आप कल को देखोगे, तो ये मेरे ख्याल से गलत है। ये एक सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। और जहाँ तोड़ मरोड़ की बात है, इतने दशकों से तो हम देख ही रहे हैं कि इतिहास का कुछ भाग दिखाया जाता है, कुछ नहीं बताया जाता है। तो जैसे अभी तो सरकार ने घोषित किया है कि वो इतिहास का सही रिकॉर्ड सामने लाएंगे और इसी को सिखाएंगे। तो ये तो एक कदम लेने की ज़रूरत है। और सही होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि ये एक तरफ गलत था और आप दूसरी तरफ गलत बताएं। हाँ। तो एक ऑब्जेक्टिव और रैशनल और हिस्ट्री आप प्रेजेंट करें, तो जो हिस्ट्री पढ़ेगा वो खुद निर्णय ले लेगा कि सही। इसमें आज के लोगों का तर्क क्या है? मैं आपके सामने वो पेश करता हूँ हाँ। कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा गया, लेकिन शहादत, कुर्बानी, राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम हारने वाले का भी था। ऐसे में जब मुगल आक्रांता आए, तो वो अपने साथ लेखक साथ लाए। वो अपने साथ अपना नामा लिखवाते थे कि लिखो कि हमने ये सब किया। चूँकि हारने वाले का इतिहास ना बचे, इसलिए उनके लेखकों को या उनके इतिहास को, जो उनके उस समय के उपलब्ध संसाधन थे, उन्हें मिटाने का प्रयास किया जाता था। ऐसे में इतिहास जो हम तक भी पहुँचा, वो विजेताओं का पहुँचता चला गया। और कहीं न कहीं आज का रेशनल माइंड, आज का तार्किक दिमाग ये कहता है कि विजेता ही सही नहीं होता। अगर जीत आपने अनैतिक तरीके से प्राप्त की है, तो फिर सम्मान के आप हकदार नहीं होते। यही कारण है कि आज आज़ाद भारत मुगलों को इस नज़रिए से नहीं देखता। जहाँ तक उस समय के जो, जिन्होंने भी हिस्ट्री रिकॉर्ड किया, जो आप कह रहे हैं कि विजेता ने शायद बढ़ा चढ़ा के खुद के बारे में बात की, और जिन्होंने जिनको हराया उनके बारे में कुछ कम लिखा है। ये बात होती है द हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स तो वही रहेंगे हाँ। कि आपने इस जगह ये लड़ाई हुई थी, इसका नतीजा ये हुआ था, इतने लोग थे, इतने लोग नहीं थे। अब आप भले बढ़ा चढ़ा के बोल दो, लेकिन वो तथ्य तो वही है। चलिए, तो तो जब मैं आप तथ्य से सवाल हिस्ट्री, पूछता हाँ, हूँ। हाँ। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था?
मेरे ख्याल से महाराणा, इट वाज मोर ऑन द साइड ऑफ महाराणा प्रताप। कारण ये है कि अगर मुगल सेना जीत जाती वो युद्ध, तो फिर आगे युद्ध ही नहीं होते। वो तो हरा दिया महाराणा प्रताप को, तो फिर आप लड़ाई क्यों कर रहे हो? और अगर वो जीत जाती, तो जिन लोगों ने वो मुगल सेना के साथ आए, वो जो विजेता के रिकॉर्ड है उसमें ही रखा कि अकबर उनके साथ नाराज थे। तो नाराज क्यों थे? अगर वो जीत गए होते तो वो नाराज नहीं होते। क्योंकि राजस्थान की बुक्स में ये परिवर्तन सरकारों के समय पर हुआ। तो ऐसे में आपकी कोई नाराजगी सरकारों से? ये तो महाराणा प्रताप इस एक पीढ़ी है। अगर आप देखें, जो ये सब पिछले दशकों से, मेरे ख्याल से ये तो एक शासन की नीति थी कि आप गलत गलत ही सामने लाइए, आप हाँ। सही चीज़ मत लाइए। ये तो एक, मेरे ख्याल से इट वाज अ प्लान थिंग और मोरलेस अनऑफिशियली प्लान कि आप ऐसी गलत चीज़ ही बताएं। तो क्या आप ये मानते हैं कि इतिहास हमारा बड़ा था, बताया नहीं गया? वो तो सही बात है, बड़ा सा बताएंगे। अभी आप कहते हैं कि सरकार ने कहा है कि इतिहास को यूं की यूं रहने दिया जाएगा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि हम सही पेश करेंगे, जो सही इतिहास जी। है। तो सही इतिहास में फिर से तथ्यों के साथ तोड़-मरोड़ अगर पेश होती है, तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा? वही मैंने कहा कि आप सही लिखोगे तो पहले तो गलत एक तरफ थे। हू विल डिसाइड दिस सही? आइदर इट इज़ फॉर द इंडिविजुअल, इफ यू आर इन द पोजीशन ऑफ पावर टू डिसाइड कि दिस आपने गलत किया, आप इसको सुधारो। जैसे आज सरकार कह रही है कि क्या आप आपने राज गलत परिवार किया। का कोई से नहीं मानेंगे? हम तो अपने ओपिनियन रख सकते हैं। आज के दिन हमारे पास निर्णय लेने की अथॉरिटी नहीं है कि आप इसको वापस लिखिए। अथॉरिटी लेकिन तो जैसे हमने शुरुआत में बात की कि ये हमारी रीत है, हमारा परिवार है, तो हम उसके बारे में बोलने की तो पूरी आज़ादी रखते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वी कैन गिव आवर ओपिनियन, वी कैन टॉक अबाउट इट एज वी आर टॉकिंग टुडे, हुँ, बट वी डोंट हैव द अथॉरिटी टू से कि आप इसको वापस लिखिए। आप सरकार में हैं सर। सरकार में है, लेकिन बट इट इज़ नॉट द अथॉरिटी ऑफ एन एमएलए टू डिसाइड। एमएलए विल अगेन प्रेजेंट इट। कुछ गलत लिखा जाए तो हम जिन्होंने भी डिपार्टमेंट ने लिखा है, मैं उनको कह सकता हूँ कि ये गलत है, लेकिन निर्णय तो जो मिनिस्टर है वही तय करो। ठीक है। तो आपके अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की जो समझ है, वो इस तरह से बन चुकी है कि एक एमएलए की ड्यूटी ये है, मंत्री की ड्यूटी ये है, सरकार इस तरह से काम करती है। ये पूरी प्रक्रिया आपके दिमाग में अब बस चुकी है। कैसा लगा जब पहली बार महाराजा जनता के सामने वोट माँगने उतरे? लगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है लेट महाराणा साहब भी सांसद रहे हैं। मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर तो बार बार सांसद रहे हैं। मेरे जो मामी साहब वो भी अभी सांसद हैं। और मेरे यहाँ दादी की तरफ से जो बीकानेर की तरफ से भी सांसद रहे हैं। तो ऐसा चुनाव लड़ना हमारे परिवार के लिए कोई नई बात तो है नहीं कि आप पहली बार जा रहे हो। लेकिन इसी आंसर के साथ फिर एक और कमेंट आएगा और वो ये होगा, आप पहले भी शासन में थे और आप फिर भी शासन में हैं। इन पहले इन द सेंस, लोकतंत्र से पहले भी आप शासन में थे और अभी भी आप शासन में हैं। उस समय अलग सिचुएशन थी, आज अलग तरीके से हो। बस प्रक्रियाएँ बदली हैं, शासन चल रहा है। शासन तो जिम्मेदारी अलग है। अब आज उस समय जो 48 के पहले विलीनीकरण मेवाड़ का 48 में हुआ था, उससे पहले जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती, आज वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं है एज एमएलए। मेरी जिम्मेदारियाँ कम है, तो उस हिसाब से अंतर तो है। ठीक है। राजस्थान की जब भी कहीं चर्चा होती है, विश्व में, आप कैसे रिप्रेज़ेंट करते हैं? आप विश्व में कई जगहों पर अगर कहीं गए हैं, तो आप कैसे राजस्थान को रिप्रेज़ेंट करते हैं? जहाँ पे भी मैं गया हूँ एज इन अ पर्सनल कैपेसिटी, इन अ सेंस वेकेशन के लिए। तो वहाँ पे कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन तो हुआ नहीं है। सर, कैसा लगता है ये सुनकर कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं? कैसा लगता है, इस प्रश्न का जवाब तो इन अ सेंस मुझे पता नहीं मैं कैसे दूं, क्योंकि ये तो जन्म से ही मुझे पता है। तो अगर कुछ बदलाव हो तो आप कह सकते हैं कि तब ऐसे लग रहा था, अब ऐसे लग रहा चलिए मैं कॉन्टेक्स्ट है। देता लेकिन हूँ। मैं जन्म से ही है तो जो भावना मुझ में है वो जन्म से ही है। ओके, तो आउटसाइडर के रूप में पूछता हूँ, आपने स्कूलिंग, कॉलेजेस सामान्य जन के साथ किया है। मेरी जो रिसर्च में निकल कर आया है कि आपने मुंबई से पढ़ाई की है। हाँ आपने मुंबई के सेंट ज़ेवियर कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है। हाँ, ऐसे में जब आपके क्लासमेट्स आपसे मिलते थे, उनका प्रथम रिएक्शन जो आपके बचपन की यादों में हो? प्रथम रिएक्शन जब मैं स्कूल में था तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं था कि मैं किस परिवार से हूँ, क्योंकि स्कूल का मतलब और यूनिफॉर्म का मतलब यही है कि आप सब साथ मिल के पढ़ाई करें। तो कौन किस परिवार से है
और ख़ास तौर से बम्बई में काफ़ी लोगों को जानकारी भी नहीं थी कि मैं किस परिवार से हूँ। कुछ ख़ास दोस्त थे, उनको तो पता ही था। और फिर जो जो बहे बड़े बड़े शहरों में जो राज परिवारों के प्रति जो ख़्याल हैं, वो मेरे ख़्याल से सच्चाई से काफ़ी दूर है, क्योंकि काफ़ी दशकों से हम एक तरह से देख रहे हैं कि गलत प्रचार हो रहा है राज परिवारों के बारे में। और अर्बन एरियाज़ में ये लोग आमतौर से मिलना-जुलना भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पे होएगा। तो अगर आप उसी बात आप किसी उदयपुर के वासी से कहेंगे तो वो मानेंगे नहीं, लेकिन अर्बन एरियाज़ में शायद वो मान लें कि राज परिवार ऐसे होते हैं। लेकिन हमने तो सब मिल-जुल के पढ़ाई की, साथ खेल-कूद किया, और उस समय तो ऐसे कोई ख़ास ब अंतर तो नहीं था। ओके। खास अंतर आपको बचपन का महसूस नहीं हुआ, संभवतः इसलिए भी क्योंकि आपने मन में अपनी उस परवरिश को रखा था, जो हम महाराणा प्रताप के बारे में सुनते आए हैं, कि वो आम जनमानस के साथ इस तरह से रहते थे, क्योंकि राज एक बार मेरी जब सीन से पहले आपसे चर्चा हो रही थी, तब भी इस बारे में ज़िक्र हुआ था कि राजा एक बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बना हुआ पद होता है। वो तब होता है जब जनता चाहती है। मैं इस पद पर और आऊँगा सर, क्योंकि मुझे ये समझना है। असल में जब हम चर्चा ही इस विषय के अराउंड कर रहे हैं, तो हम लोगों को पिक्चर्स में जो दिखाया गया, क्योंकि मेरी जनरेशन और जहाँ तक मेरी ऑडियंस की जनरेशन है, वो राजशाही के दौर में पैदा नहीं हुई है। ऐसे में आपके माध्यम से ही हम समझने का प्रयास करेंगे। संभवतः आप भी उस दौर में पैदा नहीं हुए, लेकिन जैसा शुरुआत में आपने कहा हाँ। कि मैं पैदा ही उस परिवेश में हुआ हूँ, तो मुझे डिफरेंस फ़ील नहीं हुआ। तो आप एक अच्छे रेफ़रेंस हैं, ये बताने के लिए कि वो परिवेश क्या होता है, जिसके इतिहास में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं। अब आपने पूछा है तो मेरे ख़्याल से एक तरह से शायद सोचने के ढंग में कुछ अंतर है, कि आम तौर से आजकल बताया जाता है कि जब आप अपने ज़िंदगी का प्लान करें तो आप पढ़ाई इस उम्र तक करेंगे, फिर काम इस उम्र तक करेंगे, और फिर उसी हिसाब से आप अपने ज़िंदगी के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना देते हैं। लेकिन जो मेरे ख़्याल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, या जो शिक्षा मेरे मन में बैठी है, कि हमारे परिवार के इतिहास में ऐसे कई पीढ़ी हैं जिन्होंने सिर्फ़ संघर्ष की है, और ऐसे पीढ़ी हैं जिनके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष नहीं था। तो ये जो टाइमलाइन है, मेरे हिसाब से एक पूरे परिवार से शुरू से एंड तक इतने पीढ़ियों की है। तो जब शेड्यूल बनाते हैं हम, तो मेरा सोच यही है कि भले एक पीढ़ी संघर्ष में जाए, तो वो एक ठीक है, क्योंकि आपके पूरे परिवार के आप परिवार का टाइम शेड्यूल देख रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का टाइम शेड्यूल नहीं देख रहे हैं। और अगर पहले के जो मेरे पूर्वज थे वो संघर्ष नहीं करते, तो आज मैं जहाँ हूँ, मैं आज वहाँ भी नहीं होता। तो ये सब एक एक के बाद एक जुड़ी जाती हैं, और मेरे ख्याल से यही एक तरह से सोच में अंतर है। ओके। सर, सोच के अंतर की जब बात आई, तो हम लोग, चूँकि मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूँ सर, और हमें एथिक्स के अंदर, लोक प्रशासन के अंदर प्रशासनिक मूल्य पढ़ाते समय लीडरशिप की बड़ी ज़िक्र दी जाती है, कि लीडरशिप इस तरह से की जाए। हम लोगों में जो कि कभी इस तरह की लीडरशिप फैमिली से नहीं आए, व्हेयरएज़ एक राज परिवार से जब कोई व्यक्ति आता है, तो क्या लीडरशिप आपकी नज़र में बाय बर्थ होती है, या इनकलकेट की जा सकती है एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, परवरिश के थ्रू? आपका क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से एक तो है बाय बर्थ, आपके पास जो भी आप जन्म से आपके जो भी मिजाज है, वो एक तरह से तो महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, हाँ, अगर एजुकेशन का मतलब यही है कि आपको सोचने के इट मेक्स यू थिंक, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन अगर आप यही कि ये पढ़ो और सीख लो और एग्ज़ाम में लिख दो, तो वो मेरे ख्याल से दैट इज़ लिटरेसी, दैट इज़ नॉट एजुकेशन। तो अगर आपका एजुकेशन ऐसे है कि आपको सोचने की शक्ति दे, तो फिर उस एजुकेशन से आप लीडर बन सकते हैं। क्या कोई आप ऐसा वाकया हमारे ऑडियंस के साथ साझा करेंगे, जिसने आपको सोचने के बारे में दायरा दिया कि हमें इस तरह सोचना चाहिए? मैं आपको रेफ़रेंस देता हूँ। मेरे बचपन में अ, मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, और मैं उनके साथ ही एक ग्रामीण परिवेश में पला-बड़ा हूँ। मैं एक बार उन्हीं की सरकारी स्कूल से पढ़कर लौट रहा था। मेरे कुछ मित्र साथियों ने मुझे एक खेत की दीवार से तोड़कर लौकी पकड़ा दी, और ले जाकर कहा कि मम्मी को दे देना। मैंने कहा, यार, मैं बिना पूछे ले जा रहा हूँ और मुझे डाँट पड़ेगी।
मेरे मन में एक बहका भाव आया। मैं माताजी के पास गया और मैंने प्रथम दृश्यता बोला कि मुझे लौकी पाई है। मैं छोटा बच्चा था। लौकी पाई है ये बात जैसे ही मैंने मेंशन की, माताजी समझ गई कि ये फीडेड है लेकिन आधा है, मतलब इसको ज्ञान दिया गया है, इसको परेशान तो किया गया है ज्ञान से, लेकिन ये माताजी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा चल, जहाँ पाई है वहीं रख कर आएँगे। मैं निकलता हूँ, रास्ता पार करता हूँ और वहीं उस खेत की डॉल के किनारे पहुँच जाता हूँ और मैं बहुत तेज़-तेज़ रोने लगता हूँ कि माताजी मुझे ये पाई नहीं थी, मुझे मेरे दोस्तों ने इस खेत से तोड़ कर दी थी। उस खेत का माली वही होता है। वो मुझे देखकर बहुत खुश होता है और मेरी माताजी को देखकर उस समय कहता है कि माताजी, अगर दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को ये संस्कार बचपन में ही फ़ीड कर दे कि झूठ नहीं बोलना है, तो वो उस पर दूरगामी असर डालता है। और शायद सर मैं आज जिस स्थिति में हूँ, मैं सच को बहुत अपने नज़दीक पाता हूँ। मैंने ये आपको रेफ़रेंस इसलिए दिया क्योंकि आप बहुत सधे हुए जवाब देने के मूड में हैं और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी बात किस्सों में हमें बताएँ, जिससे कि आप, क्योंकि कहानी एक जीवन एक किस्सा है सर, वो पूरे टाइम चल रहा है। अभी भी इस फ्रेम में भी बहुत से किस्से चल रहे हैं। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करूँगा कि प्लीज़ हमारी ऑडियंस को आपकी परवरिश जो अप्रत्यक्ष रूप से हुई और जिसने आपके अंदर कोई मानवीय मूल्य भरा या नैतिक मूल्य भरा। एक आपकी कहानी के संदर्भ में ही मैं कह देता हूँ कि जब आपने लौकी वापस रखी, जी। आपका दिमाग उस तरफ गया कि आपने गलत तरीके से लिया है। हाँ। लेकिन वो आपके, मेरे ख्याल से आपके या तो परिवार से सीखा होगा या आपके जन्म से ही आपके अंदर एक बात थी कि गलत नहीं करना चाहिए। तो आपको लौक वापस देने में आपको जो आनंद आया था, लेकिन कुछ कोई और हो सकता है जो लौकी के खाने में आनंद पाएगा। जी। तो वो, अब वो जन्म की बात है कि शिक्षा की बात है, अब वो अंतर तो साइकोलॉजी में चलते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों का कोई ना कोई तो कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ शिक्षा, मेरी शिक्षा की बात है, जहाँ नैतिकता की बात है, तो आई थिंक लेट माना साहब और राजमाता साहब को मैंने बचपन से ही देखा है। उन्होंने संघर्ष किया है गलत अ, गलत काम करने वालों के खिलाफ, भले प्रशासन हो भले शासन हो। अ, जो सही है जो सही है, जो गलत है वो गलत है। प्रशासन का ज़िक्र हुआ। आप राज परिवार से आए। आप इस समय राज का हिस्सा हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और प्रशासन से संघर्ष की बात आती है। लोकतंत्र में प्रशासन से संघर्ष, आपने कहा कि आपने अपने परिवार के जो आपके माता-पिता हैं, उनको भी संघर्ष में देखा है। ऐसे में सर ये बात अखरती है क्या? अखरती है कि प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। अखरती तो है, वो ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्कूल में तो पढ़ते हैं हाँ। कि ऐसे शासन ऐसे चलता है, प्रशासन ऐसे चलते हैं, इतने तरीके हैं, इतने कानून हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो आप और हम सब जानते हैं कि ऐसे तो चलता नहीं है। मैं ये इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ सर कि एक वो समय, जिस समय हमारे पूर्वजों ने, जब हम खड़े हों तो शायद कोई ना बैठ पाए, वो दौर देखा हो। और एक वो जब आप आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और उस समय सब अपनी मर्ज़ी में हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें सम्मान या डर, दोनों में ही खड़े नहीं होना है। कैसे देखते हैं मैं मतलब अगर इस चीज़ को केवल उस खड़े और बैठने, आप लिटरली बात करते हाँ, हैं सम्मान की तरफ से। लिटरल सेंस में। और अ, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं हाँ, इस सवाल को क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम उस साइड हैं। मेरी तरह जो लोग हैं, वो आपके उस तरफ खड़े हैं। आप क्या सोचते हैं नहीं पता है। मैं चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं वो मुझे पता चले। देखिए, अब अगर आप कोई सम्मान से ना बैठे, या अगर आप अंग्रेजी भी आप हिसाब लें, हाँ। तो आप अगर किसी ऑफिसर के कमरे में जाएँगे तो वो ही बोलेगा आपको, आप प्लीज़ सिट डाउन। हाँ। तो अब वो अंग्रेजी तहज़ीब अगर आप मान लेते हो, तो देसी तहज़ीब में क्या फ़र्क है? ट्रू। तो ये मेरे ख़्याल से यही एजुकेशन की बात है कि अगर आप अंग्रेज़ी में विश्वास करते हो, तो अब देसी में भी मिलते-जुलते ही हैं, तो आप उसे उन्हें भी मानें। आप जब एजुकेशन पर फ़ोकस कर रहे हैं, तो मेरा सवाल चलिए एजुकेशन से ही है। भारत में एक बहुत बड़ी बहस रही है और वो बहस रही है कि हमारी जो एजुकेशन पद्धति है, वो अंग्रेजी काल से जो मैकाले शिक्षा पद्धति है या ओरिएंटल एजुकेशन जो हमारी पुरानी एजुकेशन पद्धति है। इसको लेकर एक लंबी बहस है और आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तब इस विषय पर भी आपका कभी ना कभी सामना हुआ होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था या मैं जिस सिस्टम में हूँ वो ठीक है? इस एजुकेशन सिस्टम पर आपकी एक टिप्पणी।
और ये मीडिया बाइट बनाने के लिए नहीं है, केवल आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो अंग्रेजी तरह की जो एजुकेशन है उसकी भी एक ज़रूरत है, हाँ, हाँ। क्योंकि आमतौर से अगर हम देखेंगे आज जैसे दुनिया छोटी हो रही है एंड वी थिंक अबाउट इंटरनेशनल ट्रैवल एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो अगर आपको उस तरीके से प्रगति करनी है, तो भले अंग्रेजी भाषा हो, भले अंग्रेजी तरीके हो, भले अंग्रेजी नहीं तो विदेश के कोई और तरीके हैं अगर आप सीखना चाहें, तो उसमें से आपकी तो अवेयरनेस बढ़ती है, आपका नॉलेज बढ़ता है। लेकिन उसी के साथ में अगर आप किसी चीज़ को सीखेंगे और अपनी चीज़ को दूर करेंगे, वो गलत है। जो गलत हुआ है एजुकेशन सिस्टम में कि हमें सिखाया गया है कि यही सही है, बाकी जो होता था वो गलत है। ये इसकी सुधार की ज़रूरत है। आप भले अंग्रेजी शिक्षा लें, लेकिन साथ के साथ आपके जो रीत है, आपके जो तरीके हैं, उनको भी भले आप घर में सीखें, भले स्कूल के द्वारा सीखें, उन पे भी ध्यान देना तो ज़रूरी है। ठीक है। तो आपसे मैंने आपका समय लेकर के बहुत सी बातों पर आपकी राय जानने का प्रयास किया और मैं जो लेके आया था, शायद उसमें से मैं कुछ नहीं पूछ पाया हूँ और मैं आपकी चर्चाओं में इतना लीन हो गया कि मैं लगभग अपनी बातों को जो मैं चाहता था, मैंने मेरे प्रश्नों को पूरी तरह से करने का प्रयास किया। मैं ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बीच में हमने हालाँकि आपके ज़हन में उठने वाले आज की प्रासंगिकता में जितने भी सवाल हैं, उनको कवर करने का प्रयास किया है, ये मानते हुए आप मेरे परिवारजन हैं और आपके दिमाग में जो प्रश्न हैं, वो लगभग मिलते-जुलते रहे होंगे। फिर भी इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, मुझे और पूछना चाहिए था, तो आप महाराणा विश्वराज जी की सहजता से इतने तो सहमत हो ही जाएँगे कि हम इनसे फिर से प्रश्न करने उपस्थित होंगे। कि सर ये रह गया था, प्लीज़ इस पर भी आप अपनी कमेंट्री कर दें। सर आपने बहुत हम्बल तरीके से इतने अल्टीमेट जवाब दिए हैं और निश्चित ही हमारी ये ऑडियंस जब आप इस बात को सुनेगी, वो ये समझ पाएगी कि आप जननायक हैं। आप जनता के इतने प्रिय क्यों हैं, ये समझ में आता है। आप लास्ट मोमेंट पर इलेक्शन में उतर के आते हैं और चुनाव जीत जाते हैं और एक ऐसी टफ सीट से चुनाव जीतते हैं, जो कि आपकी पार्टी क्योंकि आप बीजेपी से विधायक हैं और आपकी पार्टी के लिए वो सीट टफ सीट मानी जाती थी। ऐसे में आपने निश्चित ही जनता का दिल जीता है। आप महारानी जो हैं वो भी वर्तमान में सांसद हैं। निश्चित ही आप जनता की सेवा पूरे मनोजान से कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। बाकी मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं आपके परिवार की और आपकी इज़्ज़त करते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, कोई त्रुटि नहीं हुई है और धन्यवाद आपको मेरे से चर्चा करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट आप थैंक यू।